Hello guys, this is Vedanand Singh. Welcome to my new YouTube channel. प्राचीन भारत के इतिहास के कोर्स में अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं उनमें इसका मैं कुछ रिकैप करा देता हूँ। आज ये थर्ड लेक्चर है। अभी तक जो हम लोग फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो हम लोग किए हैं उनमें से हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़े हैं। पाषाण काल जो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़े हैं। इसमें से हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले इनके पाषाण काल का जो 3 टाइप्स है, 3 विभागों में जो विभाजित किए गए हैं, जिनमें से था पूरा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हम लोग जो उनके सबके क्या क्या मिले ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इनका काल और फिर इनमें क्या क्या औजार यूज हुए थे, इनमें से क्या क्या चीजें मुझे मिला था वहां से प्रूफ के तौर पे। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल में भी क्या मिले थे, क्या क्या वहां औजार थे, क्या चीज का खोज हुआ था, और फिर नव पाषाण काल का कार्य और औजार क्या क्या मिले थे और कहाँ से जो क्या क्या मुझे वहां से नए चीजें प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये हमने वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस कर चुके हैं और आज फिर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि पीछे जो क्या क्या मिले। पीछे जो मिले थे, जो प्रमुख तौर से मुझे मिले थे, आग का आविष्कार हो गया था और पत्थरों के औजार जैसे कुल्हाड़ और गंडासा का ये मुझे प्राप्त हो गया था। और अन्य तथ्य में इसमें क्या क्या मिले थे मुझे, इसमें मिले था मुझे मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम गेहूं तथा जौ जैसी फलों का उगाया गया। उसके बाद महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रमाण मिला। भारत भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। और उसके बाद फिर मुझे राजस्थान से जो बागौर नाम का जगह है वहां से मुझे पशु पालन का भी सबूत मिले थे। उसके बाद फिर चावल का प्रमाण मुझे कोल्डी हवा जो यूपी से मिले थे। उसके बाद फिर क्या थे कि हड्डियों से निर्मित औजार जो चिरांद बिहार से मिले थे। और उसके बाद क्या था, भित्ति चीट के प्रमाण जो भीम वेटका मध्य प्रदेश से मिले थे। ठीक है, जैसे आपको आज समझ में आ रहा है कि हम जो आज इसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो मेरा एक टॉपिक छूटा हुआ है, ये टॉपिक है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, जिसको चारकोलिथिक कल्चर बोलते हैं। ये आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का जो सिलेबस है, ये सिलेबस हम एक बार देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिलेबस नहीं पता रहेंगे तो हमें क्या कैसे पता चलेगा हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मुझे सिलेबस जानना जरूरी है, क्योंकि हम इस तरह से अगर वीडियो बनाते जाएंगे, हमारा सिलेबस 1 बाय 1 खत्म होंगे, लेकिन फिर आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे सिलेबस में पढ़ने क्या है। ठीक है, तो मैं जो सिलेबस है ये मैं यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के ऑन द बेसिस ऑफ इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको उसमें यूपीएससी में आपको प्री और मेंस दोनों देखने हैं और मैं एक एक टॉपिक में डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर क्या है कि कोई 1 डे एग्जाम है, तो 1 डे एग्जाम के लिए भी हम शॉर्ट में चाहते हैं कि कोई भी लेसन हो उसका शॉर्ट में आपको एक रिव्यू दे दे, जिनमें से आपको वो 1 डे एग्जाम में काम आएंगे। क्योंकि 1 डे एग्जाम में सिर्फ हमें जीके जीएस की जरूरत पड़ती है, जो हिस्ट्रीज है, स्टैटिक्स जीके है, हमको उनका जरूरत पड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी लेसन में, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था, जो पूरा थर्ड लेसन तक था, सेकेंड लेसन थर्ड लेसन तक जो था, मैंने एक अपने हैंड रिटन मैंने आपको नोट्स बना के मैंने एक एक पॉइंट वाइज कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ 1 डे एग्जाम के लिए है। और 1 डे एग्जाम में के लिए के साथ साथ आपको क्या होता है, अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक तरह से पूरी चैप्टर का आपको सिनॉप्सिस आपको शॉर्ट में मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होंगे, आपको रिवीजन करने में इजी रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा ये चारकोलिथिक कल्चर है, जिसको हिंदी में ताम्र पाषाण काल
कालीन संस्कृति बोलते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं ये क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिलेबस में क्या पढ़ेंगे, अगर मुझे टाइम मिला तो हम उस सिलेबस से कोई नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़े तो मैं लाइव स्ट्रीम क्लास भी लूंगा, लेकिन अभी कुछ मुझे अपने काम के वजह से मैं पूरा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है। मैं आगे चल के आपको पूरा पूरा वीडियो दूंगा, जिसमें आपको क्या रहेंगे कि पूरा सिलेबस A to Z में ये आपको क्वेश्चन के साथ में ये भी क्वेश्चन भी ला दूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे कि आपको भी पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज में। और पहले जो मैं जो पढ़ रहा हूँ इसके पढ़ने के लिए पहले मैं खुद पढ़ लेता हूँ, और आप लोगों से भी ये मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सिर्फ ये वीडियो के भरोसे मत रहिए, आप भी एक बार सिलेबस को देखिए। सिलेबस को देखने के बाद आप भी कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए, और उस रेफरेंस बुक से ना आप वन वर्ड क्वेश्चन बना लीजिए। वन वर्ड में कहने का मतलब है जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उससे बना लीजिए, ठीक है। और मेरा वीडियो एज ए रेफरेंस यूज कीजिए। इसमें हम तो सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन आपको भी एक बार बुक को जरूर देखने हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बुक में क्या होंगे कि आपके इजी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके कुछ पॉइंट्स तो आपको रिमेंबर होंगे कि ये पॉइंट हाईलाइटेड हैं। तो आप जब वो पॉइंट्स को देखेंगे तो आप सेल्फ स्टडी से ही सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम पहले जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरा एक टॉपिक छूटा हुआ था शायद पीछे का, तो ये है। इसमें देखिए जैसे है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, आपको इस पे नाम से ही पता चलता है ताम्रपाषाण मतलब इस काल में तांबा का यूज बहुत ज्यादा प्रचलित था, ठीक है। जैसे देखिए क्या है कि मैं एक हाइलाइटर से इसको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। क्या है कि देखिए ताम्रपाषाण काल में तांबे और पत्थर के उपकरण उपकरण मिलते हैं। कृषि, ग्रामीण संस्कृतियां। उसके बाद क्या है, इस काल में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी, ठीक है। इस काल में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। अब देखिए इसमें विशेष स्थान के नाम पर इसमें जैसे था कालखंड प्रमुख प्रमुख संस्कृतियां थी। और जैसे देखिए आहार संस्कृति, ठीक है। आहार संस्कृति इसमें हम देखिए क्या क्या है, प्रमुख शहर, प्रमुख स्थल आहार बनास, गिलूंद, बालाथम जो राजस्थान में है, ये सब थे। उसके बाद देखिए आहार को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में तांबा मिलता है, इसलिए इससे आप इसमें टाइटल से समझ सकते हैं कि ये ताम्रपाषाण कालीन क्यों है, क्योंकि उस समय तांबा का यूज होना चालू हो गया था, ठीक है। आपको ये एक बार आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। कि और आप देखिए क्या है दूसरा इसमें क्या था, मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति में देखिए प्रमुख स्थल में क्या क्या था, प्रमुख स्थल में थे कायथा, एरन, नवादा टोली, जो ये हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है अभी के दिन में, ये थे इनमें मालवा संस्कृति में। अब देखिए ये जो नवादा टोली में अनाज के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो यह जो नवादा टोली है यहाँ से मुझे अनाज के साक्ष्य मिले हैं। अब इसमें मालवा मृद भांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, जौरवे संस्कृति, ठीक है। जौरवे संस्कृति में हमारे प्रमुख स्थल जौरवे, नेवासा, इनाम गांव और दैमाबाद जो अभी महाराष्ट्र में है। ये जो आपको दैमाबाद है ये हम आपको आगे भी डिस्कस करेंगे, इस जगह का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है कि हमें दैमाबाद से हाथी, भैंस, गेंडा, रथ चलाते मनुष्य की मूर्तियां मिली है, ठीक है। तो आपको ये ताम्रपाषाण कालीन ये आपको मैं जो जो इसके इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड में कर दिया हूँ। अब देखिए
अब हम क्या करते हैं, एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। जो प्राचीन भारत में जो हमारे सिलेबस हैं, ये सिलेबस में क्या क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और हम ये जो ये पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के हर एक बिंदु पे हम डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है जो हमने अभी तक जो पढ़ा है। अभी तक हमने क्या, इतिहास का जो ये है, जानकारी के स्रोत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास काल विभाजन, ये हम पढ़ चुके हैं। मतलब ये जो पहला फर्स्ट पॉइंट है, ये हम फर्स्ट पॉइंट ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मुझे आगे जो पढ़ने हैं, आगे मुझे क्या क्या पढ़ना है, आगे मुझे पढ़ना है इसमें, देखिए मैं एक बार मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या है। दूसरा इसमें हमको हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इससे आपको हाइलाइटर से नहीं दिख रहा है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता की इसमें विशेषताएं, नगर निर्माण योजना और इसका पतन कैसे हुआ, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर तीसरे पॉइंट्स में हम क्या पढ़ेंगे, वैदिक काल, ठीक है, जो ये काल ईसा पूर्व है, 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसमें हम वैदिक काल में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, संरचना में विधेय, ठीक है। और फिर हम चौथे टॉपिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, चौथे टॉपिक्स में पढ़ेंगे हम महाजनपद काल, जिसमें हम बुद्ध काल, मगध साम्राज्य का उदय। आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी ये सिलेबस है, सिलेबस में हर एक चीज में इंपॉर्टेंट चीजें ही आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए मुझे भी कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ा है। तो मैं जैसे देखा कि ये जो है ना मगध साम्राज्य का उदय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे मैं आपको डिटेल में लेके जाऊंगा आगे भी। और अभी देखिए फिर क्या पढ़ेंगे, पांचवें टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म संप्रायन, उसके बाद इसमें हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान और बौद्धिक साहित्य, ठीक है। उसके बाद हम छठे टॉपिक्स में क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मेन जो मतलब हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, सब ये मैं डिटेल में लेके जाऊंगा। उसके बाद इसमें इनके मौर्य समाज के जानकारी के स्रोत, धर्म और इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सातवें टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल, इसमें देशी राज और विदेशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे और इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आठवीं पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, आठवीं पॉइंट में पढ़ेंगे हम गुप्ता साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य है, इनके बाद शासक, इनकी विशेषताएं, गुप्तकालीन संस्कृतियां एंड उसके उपलब्धियां, ठीक है। उसके बाद हम नौवें में क्या पढ़ेंगे, षट दर्शन, इसमें क्या है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। उसके बाद हम 10वें पॉइंट में पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, ठीक है। मतलब गुप्त साम्राज्य के बाद हम लोग ये गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। और मैं ये बता दूं कि ये मैं पूरी की पूरी मैं हिंदी में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या है, 11वीं में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में कश्मीर के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम 12वीं में क्या पढ़ेंगे, पूर्व मध्य काल, जिसमें हम सामंतवाद, जो सामंतवाद थे, इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे और इनकी विशेषताएं, और इसका लास्ट में हम लोग इसका परिणाम भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 13वीं नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चोल साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब जो जो हमारे आपको ये जो टॉपिक ऊपर से जितने भी टॉपिक्स हैं, ये हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि एक भी क्वेश्चन ना रह पाए। आप लॉन्ग लॉन्ग आंसर भी करेंगे तो उनका भी होंगे। और 1 डे के लिए मैं शुरू में या पहले शुरू या पहले हम शुरू या बाद में हम इसके एक सिनॉप्सिस करेंगे। देखते हैं, अगर अभी हो गया तो मैं अभी ही कर सकता हूँ एक टॉपिक, जिसमें से अभी हम लोग करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर ये तो 13वां पॉइंट था, चोल डायनेस्टी। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे 14वां नंबर में,
इसमें कहते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में देखिए फिर यहाँ से क्या आ जाएंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मुगल काल, उसके बाद जानकारी के स्रोत, ये सब हम डिटेल में जाएंगे। उसके बाद फिर 15वीं नंबर में जो है विजयनगर साम्राज्य, फिर है ये सूफी आंदोलन, उसके बाद 17वीं नंबर में यह भक्ति आंदोलन। आपको मैं ये बता दूं ये सब वीवीआई में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 8वीं में मुगल काल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 19वीं में हम लोग शिवाजी पढ़ेंगे, जो मराठा और मुगल के बीच में क्या संबंध थे ये पढ़ेंगे हम शिवाजी के बारे में, शिवाजी। उसके बाद 20वीं में जो लास्ट होंगे इसमें हमारे एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में, उसमें मुगल सिख संबंध, मुगलों का भारत और भारतों पर मुगलों का प्रभाव, ये चीजें हम ये हमारे प्राचीन भारत में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप एक एक वीडियो करके देखते जाइए, अगर हो सके तो आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होंगे कि आप इसमें शॉर्ट में रिवीजन भी कर सकते हैं, इसमें से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे आपको, ठीक है। तो चलिए अगर अभी मैं एक लेक्चर जो मैंने जो पहला पॉइंट है, मैं सिद्धू घाटी सभ्यता का जो है ना हम वन डे एग्जाम के लिए कुछ डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं नोट्स में हैंड रिटन लेके आया हूँ। ये हैंड रिटन नोट इसलिए लेके आया हूँ कि ये हमको शॉर्ट में बने हुए हैं और पूरी की पूरी चीज दिए हुए हैं। वैसे हम सिद्धू घाटी सभ्यता जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इसमें जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं और इनका क्या कार्यकाल है, हम सब के सब एक एक करके हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया हूँ, ये सिद्धू घाटी सभ्यता का पहले इसका खोज, फिर इसका काल क्या था, इसका नामकरण क्या था, उद्भव, विशेषताएं और ये विस्तार। विस्तार हम ये बाद में पढ़ेंगे, इसके लिए हम आपको एक इंडिया का मैप से लेके मैं आपको पूरी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला देखिए इसमें क्या है, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन के हिसाब से इनका जो है ना 1826 ईस्वी में, ईस्वी मतलब ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। इन्होंने, और इसका काल जो था जॉन जॉन मार्शल के द्वारा इनका जो कार्य है वो है 3250 से 2750 तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक बर्टन बंधु है, इनके हिसाब से क्या है कि 1856 जो इसमें जेम्स और विलियम्स के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। अब उसी जेंडर अलेक्जेंडर क्या कहते हैं, जो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके हिसाब से जो इनका खोज है इनके 1853 से 1856 तक। अब एक है जॉर्ज मार्शल, जो उन्होंने 1921 में दिए हैं, ठीक है। एक आपको इसमें ये दयाराम साहनी, ठीक है, इसमें एक राखल दास हैं, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट में मैं एक बार सिर्फ पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, ये सब चीजें मैं आप डिटेल में करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, एक इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्या है एक काल में देखिए जॉन मार्शल के हिसाब से इन्होंने जो कार्य दिए हैं, कार्य जो बताए हैं, इन्होंने क्या बताए हैं कि हमारा ये 3250 से लेके ये 3250 से लेके ये हमारा 2750 बीसी तक है, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये जो डीपी अग्रवाल हैं, इनके हिसाब से C14, ये C14 पद्धति है, जिनके हिसाब से ये निकाला जाता है कि इसमें जो है ना सिंपल आयु निकाले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चीज का, इनके हिसाब से क्या है 1300 से 1750 बीसी, 2300 से 1750 बीसी। लेकिन हम जो है ना एनसीईआरटी की बात मानते हैं, एनसीईआरटी में इसको लगभग 2500 से 1700 बीसी मानते हैं, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखिए नामकरण, अब सिद्धू घाटी सभ्यता जिसको आप हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इनका अलग अलग नाम है, नाम मतलब कहने का इनको जो जिनको जो लगा वैसे नाम दिए हैं। पहला क्या है, सिद्धू घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, इसका जो है ना इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। इनको सिंधु सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि पहले जो उनका मानना था कि ये जो हमारा जो ये सिद्धू घाटी सभ्यता जो हमें मिले थे, ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे मिले थे, सिद्धू नदी के तट पर थे।
इसलिए इसको सिंधु नाम दे दिया, सिंधु नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये सिंधु नदी के नहीं और भी इसमें जगह है। तो इसमें क्या है, ये सिंधु और सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद में क्या हुआ कि फिर इसे हड़प्पा सभ्यता से भी जाने लगा, क्योंकि एक हड़प्पा नामक जगह थे, वहां से उनके कुछ सबूत मिले, तो उन्हें जो है ना इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता से भी बोलने जाने लगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप जो उद्भव है, उद्भव में देखिए क्या विदेशियों का क्या मत था। जैसे इसमें सुमेरियन, इन्होंने सुमेरियन सभ्यता भी बोले, जिसमें थे मार्शल, हविलर, चाइल्ड, डीडी, कौसाम्बी एटसेट्रा, इनके हिसाब से। अब देखिए ये जो है स्थायी मत, ये स्थायी मत इन्होंने क्या बताया कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थे, इस पे हम लोग द्रविड़ सभ्यता, जिसमें राखल दास थे, ठीक है, इनका क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप एक बार नोट्स में आप देखते जाइए क्या क्या है। फिर क्या है, आर्य, आर्य के हिसाब से ये कहता है TN रामचंद्रन, राम स्वरूप। उसके बाद है कुशालकर। अब देखिए हम जो सिद्धू घाटी सभ्यता के बारे में हम यहाँ से डिस्कस जो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे टोटल जो हमें 1500 मिले थे। सिद्धू घाटी सभ्यता के अंदर मुझे 1500 प्रमुख स्थल मिले थे, जो हम वो स्थल उतने तो याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे कि बहुत सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है ना 1500 में लगभग 900 जो है ये हमारे भारत में थे, ठीक है। और उसके बाद 500 लगभग, ये 500 लगभग हमारे ये पाकिस्तान में थे। उसके बाद फिर 2 जो प्रमुख हैं ये हमारे अफगानिस्तान से हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें मैं आपको नाम वगैरह सब जो है जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इनकी विशेषता क्या था, इनके विशेषता में क्या क्या था, इसमें नगरीय विशेषता थी, मतलब ये तो है। उसके बाद इसमें कांस्य भोगीन थे, कांस्य भोगीन मतलब यहाँ कांसा के बर्तन वगैरह यूज हुए थे, इसमें यूज होते हुआ करते थे, इसलिए इसे कांस्य भोगीन भी बोला गया। उसके बाद इसमें क्या थे, आद ऐतिहासिक थे। आद ऐतिहासिक मतलब इसको, जैसे मैंने बताया था इसमें सबूत तो थे, लेकिन इस पे जो है ना जो लिखे हुए थे उसको पढ़ नहीं सिखा सकते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक शांति प्रिय सभ्यता थे। इसका शांति प्रिय सभ्यता होने का मतलब था इनसे हमको कुछ ऐसा चीजें नहीं मिले जो कि युद्ध वगैरह का कुछ भी वो हो, ये दर्शाता हो कि युद्ध वगैरह हुआ करते थे, ऐसा कुछ नहीं मिला, तो इसलिए इसे शांति प्रिय सभ्यता भी कहा गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक इसमें क्या था, व्यापार एक प्रधान प्रधान था, ये व्यापार प्रधान था, क्योंकि इसमें हमें जो पहिए थे, पहिए मिले थे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पहिए मिले थे, तो उनसे क्या पता चलता है कि ये यातायात के भी काम होते थे, तो इसलिए मतलब इसे व्यापार प्रधान थे। और इसमें इसकी विस्तृत सभ्यता है, मतलब इसमें हर एक एंगल से सब चीज हो रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये राजनीतिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, ये सब हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर भी लेके मैं डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी लूंगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी लूंगा। और जहां तक ये विस्तार है, ये विस्तार के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसे हमको मैप के हेल्प लेने पड़ेंगे जो मानचित्र के हिसाब से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये सिद्धू घाटी सभ्यता जो थे ये क्या थे, हमारे 13 लाख वर्ग मीटर में, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हम ये तो आपको शॉर्ट वन लाइनर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो सिद्धू घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ये सब चीजें हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। बस मैं अब अभी की क्लास में बस इतना तक ही करना चाहूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, मैं लिंक डाल दिया हूँ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।